went off. Thank you, last few minutes. Thank you, sir. Right, I tell you what, before we go across to Mr. Manish Singh, I really would like to hear what Mr. Nitin Gadkari had to say in Goa. Very interesting. I really want to know. Can we have that on, please? I'd like to hear it. I'm sure it will be very interesting for Manish Singh साहब also. जरा वो दिखाइए गडकरी साहब जो बोल रहे थे गोवा में, प्लीज. आपल्या पार्टीमध्ये आपला जो संस्कार आहे त्याला शॉर्टकट नाही आहे. अडवाणीजी नेहमी म्हणायचे की वी आर ए पार्टी विथ अ डिफरन्स. म्हणजे व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बीजेपी अँड काँग्रेस. आपलं वेगळेपण कशात आहे आणि हे वेगळेपण कशात आहे हे जर आपण लक्षात ठेवलं तर आपण नक्कीच पार्टी विथ अ डिफरन्स राहू. पण जे काम नाही करायला पाहिजे जे ज्यांनी केलं आणि ज्यांच्या नाराजीमधून लोकांनी आपल्याला निवडून दिलं तेच काम जर आपण करणार असू तर त्यांच्या जाण्यात फायदा नाही आणि आपल्या येण्यात फायदा नाही. Let's have it again, please. Can we hear it again? त्याला शॉर्टकट नाही आहे. अडवाणीजी नेहमी म्हणायचे की वी आर ए पार्टी विथ अ डिफरन्स. म्हणजे व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बीजेपी अँड काँग्रेस. आपलं वेगळेपण कशात आहे आणि हे वेगळेपण कशात आहे हे जर आपण लक्षात ठेवलं तर आपण नक्कीच पार्टी विथ अ डिफरन्स राहू. पण जे काम नाही करायला पाहिजे जे ज्यांनी केलं आणि ज्यांच्या नाराजीमधून लोकांनी आपल्याला निवडून दिलं तेच काम जर आपण करणार असू तर त्यांच्या जाण्यात फायदा नाही आणि आपल्या येण्यात फायदा नाही. Right, Pradeep ji, let's go straight across to Manish Singh साहब. Yes, समाजवादी पार्टी इस वक्त हमारे साहब हैं. मनीष सिंह साहब नमस्कार. सर नमस्ते. नमस्कार सर, जय हिंद जय हिंद. अभी आपने गडकरी साहब को सुना, मराठी में बोल रहे थे लेकिन आपको समझ आ ही गया होगा. उन्होंने कहा भाई अडवाणी जी की बात सुन लीजिए. अभी गोवा में बोल रहे थे वो कि वी आर ए पार्टी विद अ डिफरेंस, बीजेपी पार्टी विद अ डिफरेंस है और जो गलतियां जिन गलतियों की वजह से लोगों ने कांग्रेस को नकारा था वो गलतियां हम लोगों को नहीं करनी चाहिए. गडकरी जी खुल के बोले हैं कल गोवा में. ये किस चीज का संकेत हो सकता है सर? मनीष सिंह जी बताएं. जी सर काफी लंबे समय से जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के अंदर दबी जुबान ही सही नितिन गडकरी ने हमेशा से उनके सरकार चलाने की नीतियों पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है. कल जब उन्होंने प्रमोद सावंत वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो गोवा के हैं और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के सामने जब बैठक में उन्होंने सवाल खड़ा किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें वो संकेत मिल रहा है, हमें वो आभास हो रहा है कि हमारे रास्ते अब जनता की नजर में बंद होने वाले हैं. जनता हमारे रास्ते को बंद करने वाली है क्योंकि जब हम जनता के सरोकार से दूर होते हैं, केवल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, देश में कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, अगर जनता से झूठ बोलता है, जनता के मुद्दों पर उनके क्रियान्वयन के लिए काम नहीं करता है, जनता के मुद्दों को लेकर के अगर बहुत चिंतित नहीं रहता है तो जनता एक समय के बाद से नकार देती है. ग्लैमरस पॉलिटिक्स को बनाने की जरूर भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि हम ग्लैमरस पॉलिटिक्स को लेकर के हिंदुस्तान में और बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबी अवधि तक हम राजनीति करेंगे, लेकिन जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है. और देखिए ना, आज ही 7 राज्यों में 13 विधानसभाओं का आज रिजल्ट आया है. बद्रीनाथ तक की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है. इस बात का संकेत है. और आज उत्तर प्रदेश में नारा लग रहा है कि अयोध्या बद्रीनाथ तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है. मतलब वहां के उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो इतनी सजग हो चुकी है, उत्तराखंड की जनता इतनी सजग हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना ही मुनासिब लोगों ने समझा है. बद्रीनाथ में एक समय में आपको भी सर खबर सुनने को मिली होगी कि वहां की जो हमारे भगवान शिव की जो मूर्ति है उनके ऊपर जो आभूषण है हमारे, उस आभूषण को चोरी करके वहां पर पीतल के उनके आभूषण पहना दिए गए थे. जो हमारे सोने के मुकुट थे, जो सोने के अन्य आभूषण थे, उनको चोरी कर लिया गया था और पीतल के आभूषणों को पहना दिया गया था. तो इसकी बहुत किरकिरी हुई थी. और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सर कहने में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से हमारे देव स्थानों पर लूट मची है, देव स्थानों को लूटा गया है, ईश्वर के सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया कि ईश्वर ने अब जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से और ईश्वर की महान अनुकंपा से प्रकृति ने दंड देना ही मुनासिब समझा है. इसके अलावा प्रकृति के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है. यहाँ पर ये चीज बताएं मनीष सिंह जी, ये तो खैर नितिन गडकरी साहब हैं,
नितिन गडकरी साहब, जैसा आपने कहा कि काफी 10 साल से काफी कुछ बोल ही रहे हैं। मनीष सिंह जी बहुत देर तक, अभी वो वापस आए कि नहीं आए मुझे मालूम नहीं है, आपके यानी उत्तर प्रदेश के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो डेरा डाल रखा था पता नहीं कितने दिन से दिल्ली में। ये लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है। वो क्या था, वो जरा बताएं सर प्लीज। देखिए सर बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो डबल इंजन की सरकार है वो आपस में टकरा रही है, और इसका संकेत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है और करा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। सरकार में दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, उसके नेता बैठे हुए हैं, लेकिन काम ठीक तरीके से अब अधिकारियों तक को भारतीय जनता पार्टी ने बांट दिया है। अब उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि फला अधिकारी जो है अमित शाह का है, फला कलेक्टर जो है वो योगी का है जी, फला कलेक्टर जो है वो उप मुख्यमंत्री का। अब इस तरह से जब बांट दिया गया है, अधिकारी तक बटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तक बटे हुए हैं। जो लोग दूसरे का घर कल तक तोड़ रहे थे आज वो अपने घर को बचाने की स्थिति में नहीं है। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सर, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में 100 लाख करोड़ रुपए इन 7 वर्षों में मिला है, और आज 735 गांव हमारे डूब चुके हैं। एक भी एनडीआरएफ की टीम 735 गांव में बाढ़ से बचाने के लिए नहीं गई हुई है। कहीं पर भी खाद्यान्न का वितरण नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी अपनी कुर्सी को बचाने की जुगत में दिन रात आरएसएस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन जनता आज के समय में बिल्कुल दिल्ली में और लखनऊ में सरकार होने के बावजूद जनता बिल्कुल नेतृत्व विहीन अपने आप को महसूस कर रही है, और वो श्री अखिलेश यादव जी की तरफ आंख की टकटकी लगा करके देख रही है कि श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में जल्दी से चुनाव हो और श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। प्रदीप जी, संविधान हत्या दिवस जिस प्रकार से बीजेपी ने नारा दिया है, उन्होंने कहा कि 25 जून को हमें संविधान हत्या दिवस मनाना है, एंड मोदी जी अमित शाह जी ने ऐलान भी कर दिया ये होगा। ये उनका कहना है कि इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से पावर के लिए जो 1,40,000 लोगों को अरेस्ट किया और 1.1 करोड़ का लोगों का नसबंदी किया, ये सब डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी को तहत करते हुए, मगर अखिलेश यादव जी ने कहा ना, इस चीज का आलोचना किया, बोले कि आपको और भी चीज देखना चाहिए, गांधी हत्या दिवस वगैरह वगैरह। इस चीज पर अखिलेश यादव ने टोटल एक विरोध कर दिया है ये संविधान हत्या दिवस का। मनीष सिंह जी, देखिए सर, आप लोग का मैं आदर करता हूं, और आप लोग जो सवाल उठाते हैं उस सवाल का बहुत ही मतलब होता है। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने का एक मंशा है। राजनीति से ये पूरी तरह से राजनीति में निहित है, और भारतीय जनता पार्टी उसी लिए यह कार्यक्रम कर रही है। ये बात सही है कि 74 से लेकर के और 77 तक का जो दौर था वो बहुत ही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था, लेकिन हम लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी उनके खिलाफ लड़े थे। समाजवादियों ने तो एकजुट होकर के उस समय को, उस नीतियों का मुखालफत करते हुए 20-20 महीना, बहुत लंबे समय तक जयप्रकाश नारायण जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और बिहार के और उत्तर भारत के महान नेताओं ने अपनी जेल भरो आंदोलन के माध्यम से जेलों के में 20-20 महीने जेल के सलाखों के बीच बिताया था। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी, जो मोदी जी की सरकार चल रही है, इनके सरकार में आप सोच सकते हैं सर, 750 किसानों ने किसान आंदोलन चला करके अपनी जानें गंवाई हैं। 4 किसानों के ऊपर एक मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। क्या संविधान की हत्या नहीं हुई? क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? युवाओं के ऊपर कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रहा है सावन के महीने में, अभी योगी आदित्यनाथ जी हेलीकॉप्टर पर फूल लाद करके उनके ऊपर फूल बरसाएंगे, लेकिन वही युवा जो कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, वही युवा अगर लखनऊ के जीपीओ में अपनी नौकरी के लिए योगी आदित्यनाथ जी के सामने आंदोलन करने जाएंगे, तो जिन युवाओं के ऊपर ये फूल बरसाते हैं उन्हीं युवाओं के ऊपर ये लाठियां बरसाने का काम करते हैं। तो क्या तब डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होती है? तब क्या संविधान की हत्या नहीं होती है? आज हमारी महिलाएं, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अगर दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, हत्या की घटनाएं हुई हैं, उनको अपमानित और लज्जित करने की घटनाएं हुई हैं, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश आज के समय में शर्मसार है। सब जो वर्तमान में परिस्थिति है वो मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई सरकार है, पूरी तरह से लूट मचाई हुई है सरकार है। और इस सरकार में चाहे जितने भी
ये वस्त्र चाहे जैसे भी धारण करे, इस वस्त्र के नीचे जो बदन है, उस बदन ने पूरी भ्रष्टाचार के आगोश में भारत को अपने अंदर वो कर लिया है और भारत को लूट करके आज भारत को खोखला बना दिया है। तीसरे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंचाने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आज के समय में भारत के जनता को, भारत के युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को, किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा है। बड़ी बड़ी 100 पदों की प्राइवेट भर्तियां अगर निकल रही है 100 पदों पे, तो आप देखेंगे सर कि लाखों लाखों युवा उसमें अपने। और सबसे बड़ी बात सर, बजाज सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने बहुत नेताओं को देखा है, बहुत मुख्यमंत्री बनते हुए देखा है, बहुत प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है, लेकिन आपने अपने राजनीतिक जीवन में कभी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा जो अडानी की कंपनी का, अंबानी जी की कंपनी का, टाटा की कंपनी का नियुक्ति पत्र बांटता हो। हमारे योगी आदित्यनाथ जी सरकारी नियुक्ति पत्र नहीं बांटते हैं, अपने विभाग जो उनके अंदर में आते हैं उनके उन विभागों की नियुक्तियों के पत्र नहीं बांटते हैं। अडानी जी के, अंबानी जी के, टाटा के, बिरला के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, इनके वो नियुक्ति पत्र बांटते हैं। अब आप कल्पना करिए क्या सच है ये मनीष सिंह जी? यू नॉट जोकिंग राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सच है। और मैं पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी हूं और दुर्भाग्य यह है कि गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई और स्टॉल लगाया गया था तमाम प्राइवेट कंपनियों के, और उस प्राइवेट कंपनियों के स्टॉल पर जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? क्या ये संविधान का हत्या नहीं है कि चुना हुआ मुख्यमंत्री, चुनी हुई सरकार प्राइवेट कंपनियों की नियुक्ति पत्र बांट रही है? अमृत काल में 10 साल में जो कांग्रेस इंडिया अलायंस जो भी है, उन्होंने 65 इयर्स में जो काम किया, एयरपोर्ट 74 बनाए थे 65 ईयर में, मोदी जी ने 10 साल में 148 एयरपोर्ट बनाए, रेलवे 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन, अमृत काल। तो उन्होंने कहा कि जबरदस्त तरीका। और मोदी 3.0 में थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी देश का होगा, पूरे दुनिया में होगा। 3 करोड़ घर आवास योजना, 3 करोड़ घर, 3 करोड़ लखपति दीदी, ये सब एक रेवोल्यूशन है, काया पलट है इकोनॉमी का, इस देश का। उनका, मोदी जी का कहना है, योगी जी का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश का काया पलट हो गया। मगर आज अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि आपने, एसपी ने बनाया लखनऊ मेट्रो का दूसरा फेज शुरू हो गया, मगर वाराणसी, गोरखपुर, झांसी का क्या हो गया, लोग पूछ रहे हैं। तो ये क्या, ये 3 जगह पर मोदी जी के अमृतकाल का असर नहीं पड़ा? वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, वो मेट्रो अभी तक शुरू नहीं हो गए डिक्लेयर होने के बाद, या अखिलेश जी ने कहे थे कि नहीं हो गया? प्रदीप सर, बहुत वाजिब और बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है। अभी प्रधानमंत्री जी का रूस में दौरा हुआ और विदेश नीति पर बोलने के पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि हम 3 करोड़ हम घर बनाने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, आप कल्पना करिए, बहुत बुनियादी बात सर आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आज के समय में एक केवाईसी योजना लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के गाँव में केवाईसी कराया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जिसके घर में मोटरसाइकिल होगी, आधार से केवाईसी कराया जा रहा है। जिसके घर में एक बाइक होगा, 500 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी लोन पर मोटरसाइकिल लिया हुआ है। अब सरकार ये कह रही है कि जिसके घर में मोटरसाइकिल होगा, केवाईसी कराने के समय में अगर ये आधार कार्ड में दिखाई देता है कि उसके पास मोटरसाइकिल है, तो उसको हम राशन नहीं देंगे। लेकिन भारत के भारतीय नेताओं को, मैंने सर एक शब्द इस्तेमाल किया है कि भारत के भारतीय नेताओं को खाना मुफ्त में मिलेगा, चलने के लिए डीजल मिलेगा, उड़ने के लिए जहाज में फ्री टिकट मिलेगा, रेलवे में चलने के लिए फ्री टिकट मिलेगा। लेकिन अगर मोटरसाइकिल एक किसान रखा हुआ है तो उसको अनाज नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिन घरों को ये देने की बात कह रहे हैं मोदी जी, उनसे पूछिएगा कि गांव में जो घर बनाए जाते हैं उसमें उनके सेक्रेटरी, उनके लेखपाल कितने पैसे ले रहे हैं। और इसी बात को तो उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री मोती सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा है कि इन बहुत बड़े दशकों में मैंने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा जितना योगी और मोदी जी की सरकार में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तहसीलों में जितना भ्रष्टाचार है, जितना सेक्रेटरियों के द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया गया है, कानून का लेखपाल के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, जितना टाउन एरियाज में भ्रष्टाचार किया गया है, इतना कभी भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना मोदी और योगी जी की सरकार में हो रहा है। तो सर
आप कल्पना करिए कि रूस में बैठ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन जमीन पर वो चीजें कहां पर दिखाई दे रही हैं। आज गरीबी इतनी तेजी से बढ़ रही है, सुरसा जैसी मुंहबाए गरीबी खड़ी हुई है और उसमें हमारे गरीबों को निगलते जा रही है। हमारे गरीब बहुत परेशान है, असहाय है। अब आप कल्पना करिएगा, आप एक डाटा सब निकालिएगा, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हुआ है। जो छात्रों को पढ़ने के लिए लोन देते हैं बैंक, आज छात्रों के पास पढ़ाई के लिए तो लोन मिल गया, पढ़ाई पूरा होने के बाद से बहुत बड़े पैमाने पर छात्र इस मामले में आत्महत्या कर रहे हैं कि उनके पास नौकरी नहीं है। आज के समय में उस लोन का ब्याज बढ़ रहा है और छात्रों ने जो कर्ज लेकर के पढ़ाई किया वो कर्ज भर पाने में परिवार असमर्थ है। तो महंगी शिक्षा हासिल करने के बाद ये रूस में, ऑस्ट्रिया में ढकोसलाबाजी करने वाले भारत के प्रधानमंत्री जी उन युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते कि जो लड़के लोन लेकर के पढ़ाई किए वो लोन अब नहीं भर पा रहे और उनकी जीवन अब आधार में लटक गई है, अब वो जान देने के लिए आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो मनीष सिंह जी, जो भी नीट का मसला है उसमें सिर्फ मैं तो देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, ममता जी बोल रही हैं और इधर अपने वो क्या नाम है उनका, स्टालिन साहब बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इनको इंसाफ दो। बीजेपी को क्या हो गया सर, उनकी तो सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं बोल रहे? मतलब बोलना चाहिए ना उनको तो। सर आप बेहतर जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान महा करप्ट पॉलिटिशियन है और देश के जो करप्ट पॉलिटिशियनों में नाम आता है उस आदमी में उसमें शामिल ये धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी ने मिलकर के मानव संसाधन मंत्रालय को पूरी तरह से करप्शन की जगह बना दिया है। आज लाखों करोड़ों छात्र आज अपने जीवन को, आप सीयूटी का रिजल्ट अभी इंटरमीडिएट करने वाले बच्चे सीयूटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हमको बीए में एडमिशन कराना है। सीयूटी का उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, सीयूटी ने उनका एग्जाम कराया और अभी तक सीयूटी का रिजल्ट नहीं आया। आप कल्पना करिए कि उनका पढ़ाई सफर कर रहा है। आज आपका 13 जुलाई हो गया, बच्चों का पढ़ाई का सेशन शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन आज के समय में सीयूटी का रिजल्ट नहीं आया। नीट आपके सामने है। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि प्राइवेट कंपनियों के हाथों में क्यों दे दिया जाता है बच्चों का भविष्य। जब प्राइवेट कंपनियों के आउटसोर्सिंग करने वाली कंपनियों के हाथों में अगर हमारे प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, सवाल पूछने की व्यवस्थाएं उनको दे दी जाएंगी, तो क्या करप्शन के भेंट नहीं चढ़ेगा? ये बड़ी अजीब और गरीब चीज है। मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर रखें, बिकॉज आप भी युवा हैं सर, आप तो मतलब छोटे उम्र में, कि हमने तो कभी सुना नहीं था यार। हम जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठते थे, दोस्तों को देखते थे, प्रदीप जी आपको भी याद होगा कि हाउ कैन यू हैंड ओवर एग्जाम्स टू अ प्राइवेट एंटिटी। ये कौन सा फलसफा है सर? मतलब एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड बाय अ प्राइवेट एंटिटी। सर आप बताएं जरा इसके बारे में। मनीष सर मैं बता रहा हूं आपसे, प्राइवेट कंपनियों को इसलिए काम दिया जाता है कि उनसे करोड़ों रुपए कमीशन लिए जाते हैं। कमीशन लेकर के उनको काम दिया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके सेंटर कहां पे बनाए जाते हैं? जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूलों को सेंटर बनाया जाता है, वहां पर एग्जामिनेशन कराया जाता है। अब पूरी व्यवस्था, अगर शिक्षा की जो पद्धति है, शिक्षा की जो प्रणाली है, वो प्राइवेट हाथों में जा चुकी है। और वो जानते हैं सर, वो एजेंसियां कहां की है? गुजरात की है, मध्य प्रदेश की है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शासन करने वाले लोग हैं, वहां पर अभ्यापन जैसा भारत में घोटाला जिस राज्य में हुआ है, वहां पर अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जिन्होंने घोटाले को अंजाम दिया है। गुजरात में सारे करप्शन की घटना की गुजरात से हो रही है। गुजरात में वो लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं? गुजरात की एजेंसियों को क्यों काम दिया जा रहा है? सर कहने का सिर्फ, अब आप देखिए अयोध्या में सर 30,000 करोड़ की हमारी अयोध्या है सर, आप कभी आइएगा तो देखिएगा। पहली बारिश की पहली पानी जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर था, प्रदीप सर तो हमेशा अयोध्या जी का जिक्र करते हैं, प्रभु श्री राम जी का जिक्र करते हैं। बारिश की पहली पानी हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर नहीं रोक पाया। सीडन के रास्ते पानी जिसमें लेंस लगा करके इन लोगों ने कहा कि सूर्य की पहली किरण पड़ेगी तो हमारे प्रभु श्री राम के मस्तक पर जाएगी, लेकिन वही सत्य अभी है कि बारिश की पहली पानी भी पड़ेगी तो हमारे प्रभु श्री राम जी के मस्तक पर जाएगी। अब आप कल्पना करिए कि वहां पर जिला अस्पताल पानी में डूब चुका है, सड़कें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, रामपथ पानी में डूब चुका है, काफी नीचे तक 5 फुट गहराई तक वो धक चुका है। 30,000 करोड़ रुपए इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने लूट लिया। और बजाय सर, सबसे दुर्भाग्य देखिए, ये भूषण शरण सिंह भाषण देते हैं, इनके बेटों के नाम से औने पौने दाम पर जमीनें खरीद ली गई। आईएएस अफसरों ने जमीनें खरीदी हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहां पर जमीनें खरीदी हैं, होटल के लिए जमीनें दे दी गई।
इन नेताओं ने 7 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जो ईमानदार बनते हैं, इतना करप्ट मुख्यमंत्री मनीष सिंह जी, आई थिंक अखिलेश यादव जी ने एक इंक्वायरी मांगा है। बोले अयोध्या में जो भी जमीन घोटाला है, वो जितने भी जमीन बेचे हुए पुरान जो गरीब से छीना गया, जो किसान से थ्रो अवे प्राइसेस पे लिया है, सब बाहर वाले हैं, कोई अयोध्या का नहीं है, कोई भी वहां के लोकल्स नहीं है, सब बाहर वाले खरीदे हैं। या अखिलेश यादव जी का टोटल एक चार्ज है सरकार पर। बोले कि इंक्वायरी कीजिए कौन, और 7 साल से लगातार बीजेपी सर्कल रेट इंक्रीज नहीं करा। दैट इज अखिलेश यादव जी का कहना है। इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से करप्शन हो गया है, बहुत बड़ा घोटाला है, अरबों रुपए का घोटाला है, और इसका इंक्वायरी होना चाहिए। जो अयोध्या का लैंड स्कैम है, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। कौन है ये खरीदने वाले जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बाहर के लोग आके खरीदे, गरीब किसान को कुछ नहीं मिला? सर, इसमें बाहर के लोगों के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने जमीनें खरीदी हैं, गुजरात के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने जमीनें खरीदी हैं, जो अमित शाह जी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं उन्होंने जमीनें खरीदी हैं, योगी जी के इर्द गिर्द घूमने वाले जो लोग हैं उन्होंने जमीनें खरीदी हुई हैं, आईएएस अफसरों ने जमीनें खरीदी हुई हैं, आईपीएस अफसरों ने जमीनें खरीदी हुई हैं, और इसमें जो वहां के मेयर हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो अयोध्या के मेयर हैं उनकी सबसे बड़ी संलिप्तता है। और हम लोग तो इस बात को इसलिए जान पाए कि वहां के किसानों से जब जबरदस्ती प्रभु श्री राम जी के मंदिर और स्थान को बनाने के नाम पर जमीनें जब जबरदस्ती ली जा रही थी, तो वह लोग असहाय होकर के वहां के साधु संत जो दशकों से रहते हैं वहां पर, जो बाल्यावस्था में ही साधुपन का वेशभूषा धारण कर लिया, योगी की तरह से नहीं कि सत्ता के लालच में लोकसभा का चुनाव लड़ने लगे और विधानसभा का चुनाव लड़ने, वो साधु संत नहीं, साधु संत जो संत परंपरा के तपस्वी लोग हैं, उनके घरों को ढहा दिया गया, उनके घरों को छीन लिया गया, उनके मंदिरों को छीन लिया गया। और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का क्या लेना देना अयोध्या से? उन्होंने यहाँ पर जमीनें खरीदी हुई हैं और 7 वर्षों से सर्किल रेट नहीं बढ़ा हुआ है जी। कहने का मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो धर्म के हैं, ना देवी देवता के हैं, ना जनता के हैं, ये सिर्फ धनोपार्जन करने की व्यवस्था समझते हैं। धनोपार्जन करके अपनी पार्टी, अब आप सर, बजाज सर और प्रदीप सर, आप दोनों लोगों ने एक बात पर गौर किया होगा या नहीं किया होगा तो करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश और देश में जितने भी जनपद हैं, जनपदों पर जो मुख्यालय बने हैं, 8-8 करोड़ रुपए के एक कार्यालय इनके बने हुए हैं, और सारे कार्यालय 5 स्टार कल्चर के इनके कार्यालय हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर के एसी कमरों से लेकर के सारे तरह की व्यवस्था वहां पर सोने के, उठने के, बैठने के, जागने के, पीने के, पिलाने के सभी तरह की व्यवस्थाएं इनके ऑफिसेज में उपलब्ध है। तो सर एक और जानते हैं सर, ये ऑफिस किसने बनाया है? एलएनटी ने बनाया है। और एलएनटी का जो नक्शा बनाने वाला जो इनका एलएनटी का जो ग्रुप है, वो उसका हेडक्वार्टर जानते हैं सर कहाँ है? बड़ोदरा में, गुजरात में है। अब आप कल्पना करिए कि बड़ोदरा में बैठ करके एलएनटी ने पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का निर्माण किया है, और वो अत्याधुनिक कार्यालय देश के किसी भी पार्टी के पास नहीं है जो कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के पास है। मनीष सिंह जी, आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्लैरिफिकेशन। सर ये बताएं, क्योंकि इस पे जरा कंफ्यूजन है मुझे, कई चैनल्स ने कुछ और बोला है, किसी ने कुछ और बोला है। क्या वास्तविकता में राम मंदिर की छत से पानी चोना शुरू हो गया था? यह असलियत है या नहीं है, ये बताएं। सर प्रभु श्री राम जी के जो मुख्य पुजारी हैं मंदिर के, उन्होंने स्पष्ट मीडिया के सामने आकर के ये बात कही थी कि बारिश की पहली पानी भी प्रभु श्री राम जी का मंदिर नहीं रोक पाया, उसमें भी पानी पहुंच चुका है। उन्होंने दुर्भाग्य बताया, उन्होंने यहां तक कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है कि हजारों वर्षों से भारत में मंदिरों की जो परंपराएं हैं, आज भी वो मंदिर स्तंभ की तरह से खड़े हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी के नाम पर जो इतने बड़े धन को इकट्ठा करके जिस भव्यता के साथ मंदिर का उद्घाटन किया गया, मंदिर का निर्माण किया गया, बारिश की पहली पानी भी नहीं रुक पाया है। तो सर ये बात समाजवादी पार्टी ने नहीं कही है, ये बात किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं कही है, ये उस मंदिर के मुख्य पुजारी और वहां के मुख्य साधु संतों ने कही है। तो सर इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि साधु संतों के मन में भी दुख है कि जिस तरह से मोदी और योगी जी ने मिल करके अयोध्या को बनाने की कोशिश किया, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, भारी लूट हुई और अयोध्या को पूरी तरह से करप्शन के रास्ते पर डाल दिया गया। लेकिन एक चीज तो है, जहां तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का प्रश्न है, आप लोग जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं,
उसका इम्पैक्ट जबरदस्त हो रहा है हर जगह, पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हर जगह हो रहा है। वो तो देखने में मतलब साफ है। प्रदीप जी आप कुछ बोल रहे थे। ये शिक्षक 6 लाख शिक्षक, अखिलेश यादव जी ने सपोर्ट किया शिक्षक टीचर्स को कि उन्होंने डिजिटल अटेंडेंस का विरोध किया। अखिलेश यादव जी ने उनका समर्थन किया, बोला इसका जरूरत नहीं है। और जो यूनिटी हो गए पूरे शिक्षक वर्ग का, पूरे उत्तर प्रदेश एक साथ जुड़ के योगी आदित्यनाथ का ये डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर दिया, वो उनको जबरन उसको डिले करना चाहिए, पोस्टपोन करना पड़ा। तो ये मसला क्या है डिजिटल अटेंडेंस का, और विरोध क्यों हो रहा है, और अखिलेश जी क्यों उनके साथ दे रहे हैं? क्या डिजिटल अटेंडेंस में क्या समस्या क्या है? मनी सिंह जी। प्रदीप सर, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरी तरह से आजादी होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल में जो टीचर है सर, आपने भी इस चीज को अनुभव किया होगा। जैसे एक हमारे एक शायरी है, बहुत माकूल तरीके से पढ़ी जाती है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा हर साख पे उल्लू बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को पता ही नहीं है कि शिक्षा जगत को, शिक्षा क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और कैसे इसको व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अब शिक्षकों के जिम्मे सर जानते काम क्या है? पोलियो ड्रॉप पिलाना, मतगणना करना, बीएलओ का काम करना, उसके बाद से सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं गांव में, उनके योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का सारा काम प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का है। इतना सब काम आपने, निर्वाचन के सारे काम प्राइमरी स्कूल के टीचर करते हैं, उसके बावजूद उनके जिम्मे पढ़ाने का भी काम है। अब आप इतने सारे काम आपने खुद दिया हुआ है, तो आप अगर ये अटेंडेंस की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है, इसको जब आप लेकर के आएंगे तो आप कहेंगे कि आप जाकर के निर्वाचन का भी काम करिए, आप किसी का नाम जोड़िए, किसी का नाम काटिए, तो उसी के दौरान आपको वह भी काम लेना है। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति के ऊपर आपने कितना भार दिया हुआ है कि आपकी सारे नीतियों का भी उसको काम करना है और पढ़ाई का भी काम करना है, तो उसकी जिंदगी तो आपने अधर में डाल दिया है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को यह बात समझना चाहिए कि शिक्षा जगत कभी भी आजाद रहना चाहिए। शिक्षा जगत को कभी भी गुलाम बना करके उनसे काम आप नहीं करा सकते हैं, इसलिए कि वहां पर अध्यापन का कार्य होता है, वहां पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है, उनको मोटिवेशनल स्पीचेस दे करके उनको अच्छे रास्ते पे लेके जाया जाता है। कभी भी अध्यापकों को अगर हम गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, अगर अध्यापकों के साथ हम इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो अध्यापक गुलामी की मानसिकता में जाएगा, तो बच्चों को कभी वो स्वतंत्रता के रास्ते पर नहीं लेकर के जा पाएगा। मनी सिंह जी, एक आपने मोदी जी ने शुरू किया था एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, और उन्होंने कहा कि कितना जरूरी है कि कार्बन हम लोग इस चीज को रोके, पोल्यूशन को रोके, एनवायरनमेंट को हम फ्रेंडली करें, इस देश को जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको सुधारें। तो ये एक बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली इशू था, मगर आपने भी कंपटीशन में उतर के पीडीए के नाम पर पेड़ लगाइए, पीडीए पेड़ पूरे उत्तर प्रदेश में आपने लगा दिए। तो ये क्या कंपटीशन क्या है कि आपको भी पर्यावरण का बहुत ख्याल है, और या फिर आप मैसेज देना चाहते हो कि पीडीए की वजह से अखिलेश यादव जी रिकॉर्ड मार्जिन से वहां पर चले गए लोकसभा में, तो पीडीए जरूर क्या है ये मंशा क्या है? नहीं प्रदीप सर, हम लोग समाजवादियों ने कभी भी किसी के नक्शे पर हम नहीं चलते हैं, हमारे नक्शे पर लोग चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वालों के नक्शे पर हम अगर चलेंगे तो हम तो अपनी नीतियों के साथ और अपने विचारों के साथ धोखा करेंगे। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी पर्यावरण में उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो तो पर्यावरण को जितना बेहतर समझते उतना कोई समझता ही नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने और पहले ही कार्यकाल में 5 करोड़ पौधों को उन्होंने लगाने का प्रारंभ किया। हिंदुस्तान की वाहिद इकलौती ऐसी सरकार थी जिसने सरकारी स्तर पर एक बड़ी योजना ला करके उन्होंने पौधों को लगाना शुरू किया था, और 5 करोड़ पहले ही साल में उन्होंने पौधा लगवाए थे। और जो हमारी पार्टी ने इस बार पौधा लगाया है प्रिय कार्यक्रम के तहत, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन 1 तारीख को है, तो हमारी पार्टी ने यह तय किया कि हम अपने नेता के जन्म दिवस से शुरू करेंगे और एक पखवाड़ा इसको हम लेकर के चलेंगे, और गांव-गांव जहां पर भी जमीनें हैं, खाली है, बंजर भूमि है, वहां पर हम पौधा लगाएंगे और पर्यावरण को बेहतर करने के लिए अच्छे अच्छे वृक्ष लगाएंगे। और उसमें बाकायदे हम लोगों ने नाम तय किया कि कौन कौन से वृक्ष लगाए जाएंगे। जैसे हम लोगों ने बरगद लगाया, पीपल लगाया, नीम का पौधा लगाया, जिससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा किया जाता है, जिस पौधे से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, उन्हीं पौधों को हम लोगों ने गांव-गांव, गली-गली पौधारोपण किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करते हैं
50 करोड़ अभी तक योगी आदित्यनाथ की सरकार में इनके कागजी दस्तावेज में 50 करोड़ तक पौधे लग चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश में आएंगे सर तो देखेंगे जितने सड़क के किनारे पौधे थे, इन लोगों ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पे सारे पौधे काट दिए, सारे पुराने पेड़ काट करके जमीन में मिला दिए, पेड़ों को बेच करके इन्होंने अपना राजस्व बढ़ा लिया और ये बात कर रहे हैं कि 50 करोड़ हमने पेड़ लगा दिए। अरे सारे पुराने पेड़ों को तो चौड़ीकरण के नाम पर आपने काट करके खत्म कर दिया। इन योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है तो वाहिद इकलौती ऐसी सरकार है योगी आदित्यनाथ की जिसने सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। राइट मनीष सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस प्रकार अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रिसर्जेंस हुई है वो तो भाई जबरदस्त है, प्रशंसनीय है। जिस तरीके से आप लोग वापस आए हैं, फैंटास्टिक, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू वेरी मच सर, एंड वी होप टू सी यू इन मुंबई सून। उम्मीद करता हूं कि मुंबई में आप जल्द आएंगे और हमसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, जय हिंद। सर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुंबई में रहेंगे 19 तारीख को और पार्टी के लिए काम वहां पे पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार होगा सर। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू, नमस्कार। Well, really and truly speaking, the Congress and the Samajwadi Party and the Congress, they've really done a wonderful job in Uttar Pradesh. They've really got the BJP on the back foot at the moment. Yogi Adityanath, Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah really and truly will have to think of something out of the box. And this seems to be a rebellion, as you were saying that the two deputy chief ministers in Delhi, that's right, trying to push Yogi Adityanath out, trying to edge him out. And there is talk at every level that he has to go. His policies have destroyed BJP in Uttar Pradesh. The Lok Sabha fallout is directly because attributed to Yogi Adityanath's failure. So, what चीज चल रहा है? It's going to be a rebellion there, and it's going to be very difficult for the BJP. Let's be very clear. Notwithstanding all that talk of, all the talk of bravado and confidence and stuff like that, fact remains, the BJP suffered a huge setback in Uttar Pradesh and in Maharashtra, as a result of which they were not able to get a simple majority in the Lok Sabha, and they're suffering because of that. They really will have to pull up their socks and will have to start working. What Mr. Nitin Gadkari said, Nitin Gadkari साहब ने जो बोला कि जो कांग्रेस ने गलतियां करी वही अगर आप करेंगे तो कांग्रेस और आप में क्या फर्क रह जाएगा? Exactly, sir. और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस प्रकार काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको रोकना जरा मुश्किल है प्रदीप जी। आज की तारीख में जैसे राहुल गांधी काम कर रहे हैं, राहुल गांधी को रोकना भैया बहुत मुश्किल है। अभी वक्त उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात देखिए प्रदीप जी, जो लोग स्मृति ईरानी की इतनी बुराई कर रहे थे, स्मृति ईरानी जी की, राहुल गांधी ने उनको बोला बंद कीजिए। Yes. जो बात करनी है रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, आदर से बात कीजिए, सम्मान से बात कीजिए। एंड नाउ यू कॉन्ट्रास्ट दिस विद व्हाट मिसेस स्मृति ईरानी हैड टू से All the time about Rahul Gandhi and about Sonia Gandhi. she just wanted an opportunity to lash out at them and using the most ugly words. And look at Rahul Gandhi, look at the decency shown by him, which is amazing. Right, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. वो घंटी बज गई है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वो जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर जरा प्लीज प्रेस करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ये आपका काम है। हम लोगों का काम है आप तक सारी पार्टियों के विचार आप तक लाना। हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट। आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।